So good morning all of you. I am Prabha Kumar and today I am going to discuss on the topic of respiratory volumes and disorders of respiratory system. तो आज का टॉपिक में हम बेसिकली जो है मीन्स रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और इसके अलावा जो है जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक में देखेंगे जो आपका मीन्स है क्या। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस विच हेल्प अस टू टेक ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2। तो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है इसमें क्या हम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो भी रिस्पिरेटरी गैसेस है में ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं एंड CO2 का एक्सेलेशन करते हैं, मीन्स CO2 को रिलीज आउट करते हैं। लंग्स एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो हमारा इसमें क्या होता है रिस्पिरेटरी प्रोसेस में जो मीन्स क्या, जो लंग्स का जो है एक्सपेंशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन कब होगा, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम लोग एक्सेल करते हैं। क्लियर। डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल एंड फोर्स ब्रीथिंग। जब हम लोग डिफरेंट स्टेजेस रहता है ब्रीथिंग का, कभी हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग भी करते हैं एंड कभी कभी मीन्स तेजी से भी हवा को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जो आपका जो एयर का जो अमाउंट इनहेल कर रहे हैं तो वो भी वेरी करेगा। वो हमारा कंडीशन डिपेंड करता है कौन सा कंडीशन में हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल के टाइम में क्या होगा, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इनहेल करेंगे, जब हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा उस वक्त क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, दीज एयर क्वालिटीज आर दीज एयर क्वांटिटीज आर कॉल्ड रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो यही जो आपका एयर का क्वांटिटीज मीन्स क्या, जो कितना अमाउंट ऑफ हम वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। मीन्स क्या, जो कितना अमाउंट जो हम लोग एयर जो है इनहेल किए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्लियर। तो व्हाट आर रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होता क्या है, व्हेन द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। तो हमारा इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डायफ्राम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, देन इंटरकोस्टल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगा। तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका इनहेलेशन प्रोसेस होता है, ये जब कंडीशन होता है देन एयर इंटर्स इनटू द लंग्स। इसमें क्या होगा, जो आपका हवा जो है इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है वो हमारा नोज के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। व्हेन द मसल्स रिलैक्स देन एयर गोज आउट। जब हमारा मसल जो है रिलैक्स होगा, डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रोसेस जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा CO2 जो है उसको एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर मूव ड्यूरिंग दीज एक्शंस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो जितना अमाउंट जो एयर जो है इस कंडीशन में हमारा लंग्स में गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्लियर। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो ये सब जो है हमारा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी अपना आपका अलग अलग टाइप का है। ठीक है, मीन्स रिस्पिरेटरी वॉल्यूम पहला क्या है, जब हम लोग नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं मीन्स एयर को इनहेल करते हैं तो कितना अमाउंट जो है, अमाउंट होता है ना एक एयर का, तो वो कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारा लंग्स में गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम का ये सब आपका टाइप्स है। पहला कौन सा आपका टाइडियल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा कौन सा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा रेसिडुअल वॉल्यूम, पांचवा वाइटल कैपेसिटी एंड लास्ट जो है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो सबको एक एक करके देखते हैं। पहला आपका क्या है, टाइडियल वॉल्यूम। तो टाइडियल वॉल्यूम क्या होता है, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए TB भी बोलते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हम लोग जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो उस केस में जो कितना अमाउंट हम लोग एयर को इनहेल करते हैं एंड इनहेल करने का क्या करते हैं, एक्सेल भी करते हैं। ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, CO2 को एक्सेल करते हैं। तो कितना अमाउंट जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में किए हैं एयर का, ठीक है, इनहेलेशन एज वेल एज एक्सेलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडियल वॉल्यूम। क्लियर। इट ऑकर्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग। जब लोग जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं ना
नॉर्मल कंडीशन में तब ये आपका टाइडियल वॉल्यूम होता है, क्योंकि उस वक्त नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन इनहेल करना एंड एक्सेल आउट करना। क्लियर? तो इसका रेंज कितना रहता है आपका नॉर्मल वॉल्यूम का? 0.5 लीटर। क्लियर? एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा टाइडियल वॉल्यूम का? नॉर्मल ब्रीथिंग वाइल सिटिंग, जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में जो ब्रीथिंग करते हैं तो किस में आएगा आपका? टाइडियल वॉल्यूम में। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV भी बोलते हैं। इंस्पायरेटरी नाम से ही पता चलता है इनहेलेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व जिसमें करते हैं। तो इसमें देखते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग आफ्टर इनहेलेशन। जो हम लोग नॉर्मली जो ब्रीथ कर लिए, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन कर लिए, उसके अलावे और कितना और ज़्यादा एडिशनल एयर को और इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? और ये नॉर्मली कितना होता है इसका नॉर्मल वैल्यू? अप टू 2.5 लीटर तक। ठीक है, तो इट हेल्प्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग। ये हमारा कब हेल्प करता है? आप जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं या एक्सरसाइज करते रहते हैं या डीप ब्रीदिंग जब हम लोग मेनली जो करते हैं उस वक्त। क्लियर? फिर आपका आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेलेशन के लिए यूज होता है। इसमें देखते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। हम लोग जितना हमारा लंग्स में एयर है उसमें से हम क्या करेंगे, जो CO2 हम लोग रिलीज आउट करते हैं, तो नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद और कितना हम लोग एयर को बॉडी से मीन्स क्या लंग से एक्सेल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? तो इसका रेंज कितना रहता है? 1 लीटर। क्लियर? और इट हेल्प्स इन फोर्सफुल ब्रीथिंग। ये किस में हेल्प करता है आपका? फोर्सफुल ब्रीथिंग में, क्योंकि जितना अगर पूरा रीजन खाली कर देंगे तो उसके बाद जो होगा तो इनहेलेशन भी तो काफ़ी ज़्यादा होगा ना, टोटली एरिया अगर हम खाली कर देते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जितना भी है प्रेजेंट उसको हम लोग एक्सेल आउट कर देते हैं। क्लियर? फिर आपका आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मीन्स क्या, ज़बरदस्ती हम लोग नहीं बोलते हैं एक्सेल आउट, मीन्स क्या, जो जो भी हमारा लंग्स में एयर है उसको एक्सेल मीन्स बाहर निकालने के अलावा जितना और हमारे लंग्स में एयर रह गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? इसका नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है आपका? 1.2 लीटर एंड इट कीप्स लंग्स इन्फ्लेटेड। ये किस में हेल्प करता है लंग्स को? इन्फ्लेटेड कंडीशन में रहने के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। वाइटल कैपेसिटी क्या है? जो मैक्सिमम अमाउंट मीन्स क्या, जो आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो हमारा एयर का एक्सेल कर देते हैं आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। मीन्स एक बार गहरा मीन्स क्या काफ़ी तेज हम लोग इनहेलेशन के बाद जो हम लोग एक्सेल करते हैं तो उसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट एयर कितना हम लोग एक्सेल आउट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर डीप इनहेलेशन। इसका कितना हो जाएगा आपका? 4 लीटर। तो इसको वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका वाइटल कैपेसिटी पता चल जाएगा। क्लियर? फिर आपका आता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? तो आपका द टोटल अमाउंट ऑफ एयर लंग्स कैन होल्ड, जो मीन्स क्या, जो कितना कंसंट्रेशन एयर को लंग्स जो है होल्ड करके रख सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को आप लोग ऐड करेंगे तो आपका
टोटल लंग कैपेसिटी आपको पता चल जाएगा। फिर आपका आता है डिजॉर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स क्या, जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो कौन कौन सा डिजॉर्डर है। तो पहला कौन सा आपका निमोनिया। तो निमोनिया क्या है, जो आपका इन्फ्लामेशन ऑफ एल्व्यूलाई। इन्फ्लामेशन कैसे होगा आपका, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। ठीक है, तो उसका इन्फेक्शन से जो हमारा लंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, लेकिन मोस्टली ये किसके थ्रू कॉज होता है आपका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। क्लियर। इट लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इससे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होता है तो आपका कोई भी जगह पे तो आपका फ्लूइड मीन्स क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, वहाँ से फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा। एंड फ्लूइड में कौन सा बेसिकली रहता है, म्यूकस। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका सिम्टम कौन कौन सा रहता है इन्फ्लामेशन का, फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब आपका सिम्टम ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है ट्यूबरक्लोसिस, तो मेनली ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। फिर इसमें क्या आपका, इट इज स्प्रेड थ्रू एयर, मेनली कम्युनिकेबल डिजीज है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड होगा। एंड मेनली इट इन्फेक्ट्स, ये किस में ज़्यादातर इफेक्ट्स करता है आपका, लंग्स को। तो लंग्स का जो अभी आपका है ये रीजन को ये आपका इम्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका सिम्टम में ये क्या शो करेगा, कफ, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स। तो ये सब सिम्टम है, मीन्स क्या, अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन से आपको कफ आ रहा है, देन वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट, तो ये सब सिम्टम आएगा, तो मीन्स क्या, ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस रहेगा। फिर आपका आता है कॉमन कोल्ड एंड कोरोजिया और इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं। कोरोजिया और कॉमन कोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर है। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय वायरस, रेनो वायरस। ठीक है, तो वायरस का जो स्पीसीज है रेनो वायरस, वो आपका कॉमन कोल्ड कॉज करता है। जो भी इसमें सिम्टम जो रिप्रेजेंट होगा, स्नीजिंग, कफिंग एंड रनिंग नोज। देन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी आपका वायरल डिजॉर्डर है। बेसिकली इसमें आपका जो भी सिम्टम रिप्रेजेंट करेगा, फीवर, हेडेक एंड मसल्स पेन एंड चिल। फिर आपका आता है अस्थमा। अस्थमा क्या है, आपका ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। बेसिकली जो इसमें क्या आता है, जो क्रोनिक डिजीज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी हमारा एयरवे जो है, ट्रैकिया, ठीक है, जो आपका ब्रोंक्यूल्स वाला स्पेसेस में क्या होता है, जो आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन, द एयरवे बिकेम नियरो एंड स्वेलन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, आपका स्वेलिंग होगा। एंड आपका जो है, सो इसका जो एयरवे का जो पाइप रहता है ना, वो भी आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल डायमीटर कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से एयर का पासेज कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज ट्रिगर्ड बाय डस्ट, पॉलन एंड फूड्स। तो बेसिकली ये क्या है, आपका ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, जिस ये किसके थ्रू कॉज होता है, आपका डस्ट, पॉलन ग्रेन एंड फूड से। इट कॉजेज वीजिंग, ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस। तो हमारा सांस का फूलना, ब्रेथलेसनेस, सांस की कम, घुटन सी महसूस होना, तो ये सब इसमें फील होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है सीओपीडी। तो सीओपीडी को आप लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये भी आपका रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर है। बेसिकली इसमें आपका ये दो टाइप्स में डिवाइड है। पहला कौन सा, एम्फेसिया, ठीक है, एम्फेसिमा, और दूसरा कौन सा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस जहाँ पे लगा रहेगा, मीन्स क्या, उस चीज़ का इन्फ्लामेशन हो रहा है, मीन्स ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है। एंड क्रोनिक है, मीन्स क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन से है। ठीक है, तो इट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो इसमें क्या होता है, आपका सीओपीडी में जो भी आपका रिस्पिरेटरी डिजीज होगा ना, तो उसमें पहला आपको यही ध्यान में रखना होगा, जो आपको ब्रीदिंग मीन्स क्या, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आपका सफोकेशन फील होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी में बढ़ जाएगा एंड सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, तो इट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। लॉन्ग टर्म डिजीज, ये आपका क्रोनिक डिजॉर्डर है, मीन्स क्या, जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, काफ़ी ड्यूरेशन के लिए ये स्टे होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट अकर्स मोस्टली ड्यू टू द स्मोकिंग। ये मेनली जो आपका स्मोकिंग जो आपका पैटर्न है,
ठीक है, तो उसके थ्रू ये आपका कॉज करता है। ठीक है, तो आपका किसी का हैबिट होता है ना स्मोकिंग का, तो उसमें आपका ये मेनली कॉज होता है। फिर आपका नेक्स्ट है पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी एडेमा, पल्मोनरी के हमारा लंग्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है आपका एडेमा जब भी होता है तो इन्फ्लामेशन से जो वहाँ से क्या होता है फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। तो हमारा जो लंग्स में जो है जो आपका दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स जो है तो उसमें क्या होगा आपका ड्यू टू इन्फ्लामेशन फ्लूइड जो भी है म्यूकस फ्लूइड उसका डिस्चार्ज होगा। एंड फ्लूइड जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो वो क्या करेगा एयरवे को डिस्टर्ब करेगा, मीन्स ये एयर को पास कर होने नहीं देगा। एंड एयर पास नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा सफोकेशन सा फील होगा। तो इसमें क्या है फ्लूइड फिल्स इन एल्व्यूलाई। फ्लूइड डिस्चार्ज होगा तो फ्लूइड कहाँ जाएगा हमारा एल्व्यूलाई में ही जाएगा। एल्व्यूलाई का जो ट्रैक है उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, इट काउजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या करेगा हमारा सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। द कॉमन सिम्टम क्या होगा इसमें आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। जो आपका सांस ले मीन्स क्या जो कब सांस लेने में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। एंड मीन्स क्या जो हमारा बॉडी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ टाइप का जो सिम्टम है ये रेज करेगा। फिर आपका आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो आपका ये जो हमारा है जेनेटिक डिजॉर्डर है। जेनेटिक डिजॉर्डर मीन्स क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास होता है तो डिजॉर्डर तो उसको हम क्या बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। तो इट इफेक्ट्स लंग्स पेनक्रियाज एंड स्वेट ग्लैंड। तो ये हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है ना तो आपका ये कंडीशन में एक तो पहला नंबर ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन पास होता है। अगर सपोज कोई किसी भी पेशेंट है तो उसका पहले मीन्स हिस्ट्री में किन्हीं को ये प्रॉब्लम रहा होगा तभी ये आया होगा उसमें। ठीक है, मीन्स क्या जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता है। और इसमें जो है बेसिकली क्या होता है हमारा लंग्स तो होगा ही, रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो इफेक्ट होता है पेनक्रियाज एंड स्वेट ग्लैंड, ये तीनों जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, म्यूकस ब्लॉक्स एयरवे। इसमें क्या होता है इसमें भी आपका म्यूकस डिस्चार्ज बढ़ जाता है। म्यूकस डिस्चार्ज बढ़ेगा मीन्स क्या म्यूकस सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या होगा तो आपका एयरवे जो एयर ट्रैक्ट है एल्व्यूलाई का वो क्या होगा ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो देन गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हम क्या होगा सांस लेने में बहुत सारे समस्या होंगे। देन इट कॉजेज फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन। और हम लोग जानते हैं जो इसमें क्या होगा जो आगे चल के क्या होगा जो हमारा जो मेजर जो है सीवियर लंग से रिलेटेड डिजॉर्डर कॉज करेगा। क्लियर। तो कंक्लूजन में देखते हैं तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम शोज हाउ लंग्स फंक्शन। जो हमारा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या था जो हम लोग नॉर्मली इनहेलेशन एक्सेलेशन में कितना अमाउंट हमारा एयर जो है हमारा लंग होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमारा क्या बताता है लंग्स का एक्टिविटी या फंक्शन को कैसे वो मीन्स क्या जो कितना लंग्स का परफॉर्मेंस है वो बताता है। ठीक है, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन रहेगा तो ज़्यादा देर तक वो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम उसका अच्छा रहेगा। या कोई भी जो जिसका डिजीज रहेगा तो उसका कम रहेगा। जिसका डिजीज रहेगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इनहेल या एक्सेल करने में प्रॉब्लम होगा। क्लियर। तो ये हमारा लंग्स का एक्टिविटी या फंक्शन को भी हाईलाइट करता है। दैन डिजॉर्डर्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट्स ब्रीथिंग। तो हमारा जो भी लंग्स से रिलेटेड या रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजॉर्डर है वो हमारा ब्रीदिंग रेट को अल्टर करता है, मीन्स क्या उसको कम कर देता है। हम क्योंकि उसमें क्या होता है जो हमारा ऑलरेडी वो वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट है। ठीक है, तो हम कितना भी सांस लेंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में पहुँच नहीं पाएगा। द प्रॉपर केयर एंड अर्ली डिटेक्ट ट्रीटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स क्या इसके लिए क्या करना होगा जितना मीन्स अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अगर कोई सा भी सिम्टम अगर दिखा रहा है उसका डायग्नोसिस होते हुए उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।